Dreams are not what you see in your sleep. Dreams are the things which not let you sleep. Hello everyone, I am Saransh Jain and today I am going to help you for achieving your dreams in this Lakshya test series third test, question number 41 to 50. Question number 41. The angle of dip at a certain place is 30 degree. If the horizontal component of the Earth's magnetic field is h, the intensity of the total magnetic field is. ये हमें पता है एंगल ऑफ डिप क्या होता है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे बनाने वाला एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, राइट. सो सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड H, sorry, the resultant magnetic field I can take here the total magnetic field. सपोज मैंने उसे ले लिया P और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है दैट एंगल हियर इज गिवन एज 30 डिग्री. इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप एंड H cos 30 is equals to, sorry, B cos 30 is equal to H. तो B cos 30 is equals to क्या हो गया H एंड हमें क्या दे रखा है द एंगल ऑफ डिप. तो एंगल ऑफ डिप दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, मतलब cos 30 दे रखा है, h दे रखा है, हमें क्या निकालना है b. तो b cos 30 is √3/2 is equals to h. तो b is equals to 2/√3 times of h. तो ऑप्शन b is the correct option. b से va मिल गया. Next, the magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount phi in a time delta t, then the total quantity of the electric charge q that passes through any point in the circuit during the time delta t is represented by. भाई ये तो सिंपली आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया है. तो आई थिंक दिस इज द आंसर. q is equals to delta phi by r. Next, the current I in a coil varies with time as shown in the figure. ये देखिए करंट की वेरिएशन दे रखी है, तो दिस इज द वेरिएशन. आई थिंक करंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दे रखा है. आगे कह रहा है द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द टाइम वुड बी. तो देखिए एक चीज जो यहां पे नहीं दिख रही है, जो हमें खुद से सोचनी है, ये करंट का वेरिएशन किसके थ्रू होगा, एक इंडक्टर के थ्रू होगा. जब भी इंडक्टर के थ्रू करंट को चेंज किया जाता है समय के साथ, वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है फ्लक्स का चेंज, और समय के साथ जब भी फ्लक्स का चेंज प्रोड्यूस होगा तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ऐसा सर माइकल फैराडे ने कहा था. सो गाइस देखिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है E is equals to minus of d phi by dt, right? और एक और रिलेशनशिप हमने पढ़ रखा है कि E is equals to minus of L di by dt, right? Phi is equal to Li होता है, L की वैल्यू पुट करेंगे तो L di by dt. तो E is equals to minus of L di by dt, right? So देखिए di by dt, दिस di वर्सेस टाइम का कर्व जो है वो आपको क्या देता है, स्लोप देता है. तो di by dt मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप. अभी तो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट. भैया अगर स्लोप हो गया कांस्टेंट तो e भी क्या हो जाएगा, 0 से लेकर t/4 तक के बीच में e भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. -l इंटू समथिंग कांस्टेंट, लेकिन नेगेटिव है, एक माइनस साइन है, तो मतलब e जो रहेगा वो रह जाएगा कॉन्स्टेंटली, ऐसा चलेगा. फिर इसके बाद देखिए करंट चेंज ही नहीं हुआ. अगर आप करंट चेंज नहीं करोगे तो di by dt क्या हो गया, 0. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0. तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका 0. देन अगेन अब आप इस टाइम पे एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव. तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव. तो यहां पे अब हमारे पास क्या आ जाने वाला है कि भैया इसके बाद तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद एकदम से पॉजिटिव आ जाएगा, फिर उसके बाद वापस 0 हो गया है 3t/4. तो आई थिंक सभी ग्राफ में से यही एक ग्राफ दिख रहा है, D इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इन अ सर्टेन सर्किट करंट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू I इक्वल्स टू 2√t. तो करंट इस बार वैरी हो रहा है. RMS वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड टू 4 सेकंड विल बी. भैया देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, मतलब पूरे 41 से 50 के क्वेश्चंस जो है ना इस बार बहुत इजी आए. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है स्कोरिंग है क्वेश्चंस, प्लस हम सारे क्वेश्चंस को रूट से देख रहे हैं. बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट पे नहीं निपटा रहा हूं, एक एक चीज को रूट कॉज से देख रहे हैं. तो देखिएगा, जब मुझे करंट की वेरिएशन दे रखी समय के साथ, तो और मुझे निकालना है क्या यहाँ पे RMS, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है. सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं I स्क्वायर बार. I स्क्वायर बार मतलब क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर, इसे उल्टा करते हैं, स्क्वायर्ड मीन ऑफ रूट.
तो सबसे पहले स्क्वायर करिए क्वांटिटी का, फिर उसका मीन लीजिए, मीन मतलब एवरेज लेना है सभी को, तो दिस इज द स्क्वायर्ड मीन, और फिर उसको फाइनली क्या करना है अपने को, रूट लेना है। तो स्क्वायर मीन का फॉर्मूला है हमारे पास आई स्क्वायर डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा डी टी। अब देख लीजिए आपको आई की वैल्यू दे रखी 2√t, तो वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा 2√t मतलब 4 इंटू टी इंटू क्या हो गया ये यहां पे dt, कहां से कहां तक 2 से 4 सेकंड तक, अपॉन नीचे में क्या है dt, तो dt को इंटीग्रेट करूंगा मैं 2 से लेकर के 4, तो भैया ये तो t बन जाएगा और 4 माइनस 2 हो जाएगा डायरेक्टली, तो मुझे स्क्वायर्ड मीन मिल जाएगा ऑफ द करंट समथिंग अबाउट 4t, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट्स t स्क्वायर बाय 2, तो t स्क्वायर बाय 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच जाएगा 2 और अंदर हो गया t स्क्वायर 2 से लेके 4, और ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t 2 से लेकर के 4, तो फाइनली आपको क्या मिल गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, और सामने है 2 और नीचे 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर्ड मीन इज इक्वल टू 12, राइट। अब आखिरी में क्या लेना है, रूट। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरएमएस की बेसिक डेफिनेशन है, तो बस ले लो इसका रूट, तो भैया ले लिया अब हमने स्क्वायर्ड मीन का रूट, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 12, तो रूट ओवर 12 क्या हो जाएगा 2√3 एम्पियर, तो 2√3 एम्पियर आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, एनसीईआरटी में जाइए, आपको सीधा सीधा आपको एक पेज में पर्टिकुलरली रेजिस्टिविटी के बारे में मिल जाएगा। तो ये ग्राफ जो होता है इसे ध्यान रखिए, अगर आपको ग्राफ को दे रखा है मैच द कॉलम 1 ग्राफ विद कॉलम 2 रिलेशनशिप, कॉलम 1 में ग्राफ्स दे रखे हैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के तीनों के, और कॉलम 2 में क्या दे रखा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर, फॉर कॉपर, फॉर नाइक्रोम, मतलब एक नाइक्रोम इज एन अलॉय। तो भैया एक बात हमेशा याद रखो कि अलॉय के लिए स्ट्रेट लाइन का कर्व मिलता है, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहती है, और जो कंडक्टर होता है जैसे कि कॉपर है, कॉपर इज अ कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं उसे। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जिन पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, और ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल है, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। तो देखिएगा हायर टेम्परेचर जैसे जैसे 150 केल्विन की ओर जा रहा है ये, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता जा रहा है, यूं जाकर के फिर कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉपर, और देखिए लो टेम्परेचर पे जैसे जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी 0 होने की कोशिश कर रही है, मतलब ये सुपर कंडक्टर भी बन सकता है, तो ये तो डेफिनेटली कॉपर है। तो ऑप्शन ए किसका है, कॉपर का, तो ए के लिए हो गया क्यू। देन ये बी, ये तो नाइक्रोम के लिए, तो बी के लिए क्या है, आई थिंक नाइक्रोम आर, एंड देन ऑफ कोर्स एक ही रह गया सी ऑफ कोर्स। देखिए सेमीकंडक्टर का उल्टा होता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं हम तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है, और चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी बढ़ गई तो फिर रेजिस्टिविटी हो जाएगी कम। तो भैया ये किसका कर्व है, ये है एक टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टाइम का, तो सी का आंसर हो गया पी। तो क्यू आर पी, देखिए जरा क्यू आर पी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, मतलब कॉलम 1 में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और कॉलम 2 में दे रखी हैं उनकी एसआई यूनिट्स। सो गाइस देखिए यहां पे ऐसे सब क्वेश्चंस में देखिए मैच करके दिया हुआ है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक ये होती है कि आप ऑप्शंस को देख लीजिए। जैसे ऑप्शन ए को अगर अपन चेक करते हैं तो ए के लिए देखिए क्यू पी क्यू, मतलब देखिए अगर कहीं हमारा क्यू ऑप्शन फंस गया तो ए हमारे काम नहीं आएगा। समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को पकड़ते हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे देखिए बी के लिए पी क्यू आर, 3 ऑप्शंस फंस रहे हैं, अगर बी चेक कर लिए तो बहुत कुछ अपना आसान हो जाएगा। सी के लिए देखिए आर आर एस एस, नहीं 50-50 होगा, और डी के लिए देखिए एस आर पी। तो सबसे पहले मैं बी को चेक करता हूं, बी क्या है रेजिस्टिविटी, और डी क्या है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ज्यादा आसान है, तो करंट डेंसिटी I अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज द करंट डेंसिटी। तो हमें पता होता है एम्पियर
अपॉन मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर एम्पियर, तो एस, तो क्या देखा हमने, डी का क्या आ गया ऑप्शन एस। नीचे लिख लेता हूं मैं, डी के लिए एस। अब देखिए आप यहां से सीधा 50-50 हो गया, डी के लिए एस है, ए या बी में से करेक्ट कोई भी जा सकता है। अब चेक करते हैं, यहां पे मैं डी के बाद बी को चेक कर लूं या ए को चेक कर लूं, मेरा काम बन जाएगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी देख लीजिए, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अब आप देखिए यहां पे वोल्ट दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, तो मैं हाँ इसे कह सकता हूं वोल्ट पर dV by dr इज इक्वल्स टू E होता है। तो वोल्ट पर मीटर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, सो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट Q। तो ये आ गया आपके पास मोबिलिटी, A के लिए Q, बस बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। A के लिए Q है, D के लिए S है, ऑप्शन A ही सही है। Q और D के लिए S का एक ही ऑप्शन बन रहा है। फिर भी आपके समझने के लिए मैं बाकी ऑप्शंस भी चेक करवा देता हूं। ऑप्शन बी रेजिस्टिविटी, अब देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, राइट। रेजिस्टेंस, अब देखिए आप चेक करिए यहां पे कहीं भी ओम नहीं दिया है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्ट एम्पियर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल टू आई आर हो गया, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, तो वी बाय आई, एरिया अपॉन लेंथ, तो मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए क्या हो गया मीटर, तो एक मीटर कैंसिल हो गया, V बाय आई, तो वोल्ट पर एम्पियर पर वोल्ट पर एम्पियर मीटर, तो वोल्ट मीटर पर एम्पियर, देखिए वोल्ट मीटर पर एम्पियर P, तो ये B के लिए क्या आ गया, P आ गया, P के लिए आ गया P, चेक करिए B के लिए P सही बैठा है। नेक्स्ट C कंडक्टेंस, ये तो बहुत इजी, इसको पहले देख लेते हैं अपन। तो कंडक्टेंस को मोस्टली सिग्मा से लिखते हैं, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, सिंपल 1 बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए यहां पे देखिए कहीं भी ओम तो दे नहीं रखा है, तो V बाय आई, तो मैं एक काम कर लेता हूं, V बाय आई, ये V बाय आई, तो दिस इज एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट। चेक करते हैं कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो जूल के टर्म्स पे दे रखा है यहाँ पे कुछ भी। तो एक काम करते हैं, हम इसे कुछ दूसरे तरीके से लेके जाते हैं, तो जूल के टर्म्स पे इसे लेके जा सकते हैं। V को, पोटेंशियल ड्रॉप को हम यूं कह सकते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, U बाय Q, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम। तो मैं एक काम करता हूं, V की जगह पे जूल पर कूलम लिख देता हूं, देयरफॉर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, that is equals to एम्पियर पर वोल्ट, तो ये हो जाएगा पर जूल कूलम, एम्पियर जूल पर कूलम, एम्पियर जूल पर कूलम, तो वो भी नहीं आ रहा है। वेल ठीक है, हमारे 3 मैच हो गए, हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, a galvanometer of resistance 1.8 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere, full scale deflection current is 0.1 ampere, resistance needed for the purposes। देखिए क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से सुनिएगा, एक बार में पूरा गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन विद द एमीटर एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं, कॉइल है मात्र, दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है जो डिफ्लेक्ट होती है। इसके साथ पैरेलल में अगर अपन ने स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसे शंट कहते हैं, तो ये बन जाएगा एक एमीटर, ये पूरा सिस्टम ऑफ एमीटर। लेकिन ज्ञात रखने वाली बात ये है कि दिस इज द मेन करंट आई का एक पार्ट गैल्वेनोमीटर को चला जाएगा IG, और जो बच गया नीचे दैट इज IS शंट को चला जाएगा। अब होता क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल को कभी भी ज्यादा करंट ना चले जाए, जैसे तुमने एक्सपेरिमेंट किया, अब सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, ज्यादा करंट फ्लो करा देते हैं, गैल्वेनोमीटर वहां पे चल जाएगी कॉइल को जलने से बचाने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि मैक्सिमम करंट कहां से निकल जाए, शंट से, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता जाए, और ये मैक्सिमम करंट कुछ इस रेशियो में निकले कि अगर वहां पे 1 एम्पियर शो कर रहा है, मतलब टोटल करंट 1 एम्पियर ही आई जो है सर्किट पे आ रही है, बस इतना याद रखना है। सो व्हाट हैव वी सीन हियर, दोनों पैरेलल में है क्या, पैरेलल में होते तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम। तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। अब देखने वाली बात है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, IG इंटू G इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट IS
इनटू शंट का रेजिस्टेंस। निकालना क्या है मुझे? रेजिस्टेंस नीडेड फॉर द पर्पस, मतलब मुझे शंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो S इज इक्वल टू IG, गैल्वेनोमीटर से जाने वाली कितनी करंट है? अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है मुझे IG, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 1.8 ओम अपॉन IS। ठीक है, रेंज ऑफ 0 to 1 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी इस पे? 1 एम्पियर की शो करना है पूरे सर्किट में। आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। नाउ अब देखिएगा 1 एम्पियर जब ये रहेगी तब ये क्या है? 0.1 एम्पियर केवल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाएगी। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वो होती है जो गैल्वेनोमीटर को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर जाए, उतनी करंट। तो देखो आप 0.1 एम्पियर पे पूरा ससुरा गैल्वेनोमीटर ही डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो 1 एम्पियर की इसको मेजर करना है, मतलब 0.9 एम्पियर कहां से जानी है? नीचे से जानी है भाई से। ठीक है क्या? तो बस जस्ट ये समझने के लिए है कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितनी जाने वाली है यहां पे? 0.1 एम्पियर। ठीक, अब बची करंट जो रहेगी वो किससे जाएगी? शंट से जाएगी। तो मैं यहां पे रिकॉल कर लेता हूं अपने सिस्टम को। दिस इज IS, तो S is equal to I galvanometer, that is 0.1 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इनटू 1.8 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया कॉइल का, अपॉन नीचे क्या हो गया? 0.9। बची जितनी भी करंट सबके सब किससे चली आएगी? शंट से चली आएगी। तो बस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.9 और ये 9, तो 9 है ना, दिस इज 0.2 ओम। 0.2 ओम रेजिस्टेंस आ गया शंट का। So the correct answer is 0.2 ohm in parallel. B is the correct option. Next. इसके बाद ये क्वेश्चन में यहां पे पर्टिकुलरली मिसप्रिंट है, आपके क्वेश्चन में सही है। यहां पे दो वायर्स दे रखे हैं, एक से करंट जा रही है 3I और दूसरे से करंट जा रही है 5I, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। वायर A और इसका नाम जो है C लिखा होगा पेपर पे, वायर A एंड वायर C। इन दोनों के कारण से दोनों के मिड पॉइंट पे, दिस इज द मिड पॉइंट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ये कह रहा है कि अगर वायर B का, आई मीन यहां पे वायर B नहीं होगा, ये वायर C, वायर C का करंट एकदम से रोक दिया जाए, राइट? The current flowing through the wire C is made 0, then magnetic field at the same point will be, अब magnetic field कितना हो जाएगा? So guys देखिए, that's really very simple. If I want to calculate the magnetic field due to both of these wire, तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया थोड़ा इसके करंट से होगा, राइट हैंड पाम रूल से देख लीजिए, और इसके करंट से देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, इसके कारण से अंदर और इसके कारण बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B ड्यू टू A का वेक्टर सम B ड्यू टू C के साथ। तो B ड्यू टू A क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 3I बाय, मान लीजिए ये इतना डिस्टेंस होगा D और ये भी डिस्टेंस होगा D, बिकॉज दिस पॉइंट इज एट द मिड पॉइंट। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय D, लेकिन C के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? बाहर। तो माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 5I बाय D। तो ओवरऑल कितना आ गया मेरे पास? B का, जो कि B कह रहे हैं इसे, B इज इक्वल्स टू 5 minus 3 is 2 times of mu naught upon 2 pi, right? I by T। तो मैं क्या करता हूं, अब देखता हूं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड C का स्विच ऑफ कर दिए तब क्या होगा, और ये कहां आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स बाहर की ओर आ रहा है, तो मैं यहां पे लगा दिया डॉट। नेक्स्ट, अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्विच ऑफ कर, आई मीन करंट स्विच ऑफ कर देते हैं, 5I इज स्टॉप्ड। जैसे ही 5I को स्टॉप किया हमने, तब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड B न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? केवल इसके कारण होगा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 3I बाय D, राइट? सो गाइज व्हाट कैन आई डू हियर इज, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय D को यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड दिस इज इक्वल्स टू I बाय D। अब देखिएगा, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू B, और B प्लस एक और है, तो मैं कह सकता हूं 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ B, राइट? तो देख लीजिए ऑप्शन 3/2 B।
Next question, the last question of the day. 4-point charges minus q minus small q, 2q and 2 capital Q are placed one at each other corner of a square. The relation between q and small q for which the potential at the center of the square is 0. ये तो है बहुत सड़ू क्वेश्चन। तो देख लो भैया, 4 कॉर्नर्स बना लो और सब जगह पे एक एक चार्ज पुट कर दो, माइनस q minus small q and this is 2q and the finally this is 2 capital Q. तुम देख लो, खुद ही बता दो, सेंटर में सभी स्क्वायर है क्या? सभी की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी। सपोज सभी की डिस्टेंस मैंने x मान ली सेंटर से, ये x हो गई, सबकी डिस्टेंस भी सेम है, तो v at o मान लीजिए, इसे कह देता हूं मैं o इज इक्वल टू k q by r, राइट। इसके कारण से साइन लेना पड़ेगा मुझे और ये r की जगह क्या हो जाएगा? x। इसके कारण से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ k q by x और यहां पे क्या हो जाएगा? k इंटू 2q by x और इसके लिए क्या हो जाएगा फाइनली? k इंटू 2 कैपिटल Q by x। फाइनली क्या बोला है आपको? पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, तो v को क्या करना है आपको? 0। तो देख लीजिए k by x सबका बाहर करके कॉमन लेके पीछे फेंक दिया मैंने, तो माइनस q माइनस स्मॉल q प्लस 2q एंड दिस इज प्लस 2 कैपिटल Q। फाइनली 2q minus q is capital Q, right? 2q minus q is plus q is equal to 0. It implies that q is equal to minus q. So option B is the correct option. Okay everyone, that's it for today. See you in the next lecture. Till then, this is Saransh Jain. Jai Hind, Jai Hind. God bless you.